क्लास तो हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपियंस का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो उसमें हमने पढ़ लिए थे पुर्तगालीज, आप लोगों के कंप्लीट हो गए थे, आप लोगों के जिनके ऊपर हमने बात की थी। आफ्टर देन आप लोगों के डच भी कंप्लीट हुए थे और उसके बाद हम पढ़ रहे थे अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अकबर का जब शासनकाल था 1599 में भारत में सबसे पहला अंग्रेज आया था, ठीक है, जिसका नाम था जॉन मिल्डे नहाल। ओके, बट अकबर के दरबार में जो पर्सन आया था वो आप लोगों का कौन था? रॉल्फ फिंच। ठीक है, अकबर के शासनकाल में 31 दिसंबर 1600 में आप लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट किसके द्वारा दिया गया था? महारानी एलिजा टेलर फर्स्ट के द्वारा दिया गया था। और भारत में जो पहला ग्रुप आया था भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, वो आप लोगों का ग्रुप क्या कहलाता है? उस ग्रुप को कहा जाता है मर्चेंट एडवेंचर। और इसी मर्चेंट एडवेंचर को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा 15 वर्ष के लिए भारत में व्यापार करने का परमिट या एकाधिकार दिया जाता है, जिसे कहते हैं हम ट्रेड ऑफ मोनोपोली। ओके, और 1600 का जो आप लोगों का चार्टर एक्ट है, या इसे क्या कहा गया है? 1600 का चार्टर या राजलेख। ओके, जो आप लोगों का ट्रेड मोनोपोली है। इसके आगे हम बात करेंगे अकबर के बाद उसका बेटा है जिसका नाम है सलीम, जो इतिहास में फेमस हुआ है आप लोगों का जहांगीर के नाम से। इसके समय काल में 1608 में सबसे पहली बार एक अंग्रेज आएगा समुद्री मार्ग से, जिसका नाम होगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, और इसके बाद जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड या व्यापार का प्रतिनिधि बनकर भी एक अंग्रेज आएगा। उस प्रतिनिधि बनकर जो अंग्रेज आएगा उसी का नाम होगा आप लोगों का कैप्टन विलियम हॉकिंस। ओके, इसके आगे हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। ओके, आप लोगों की एक और क्लास ऐड हो जाएगी कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे से साइंस की क्लास। तो दिन में आप लोगों की 4 क्लासेस होंगी। एक मॉर्निंग में होती है 7 बजे, फिर 4 बजे, फिर 8 बजे। साइंस की क्लास का टाइम बता दीजिए। 2 टाइम है इसमें, एक तो सुबह 6 से 7, या तो आप लोग इवनिंग में 5 6 6। जो सही लगता है वो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मॉर्निंग में ले सकते हो तो मॉर्निंग में, इवनिंग में ले सकते हो तो इवनिंग में, दोनों में से एक टाइम होगा, वो फाइनल आप लोग बता देना मुझे कि आप लोगों को कौन सा सूट करता है। ठीक है, इवनिंग का करता है, मॉर्निंग का करता है, जो रहेगा वो बेटर होगा। ठीक है, मॉर्निंग का होगा या इवनिंग का होगा, चलो आप लोग प्लीज़ मुझे बता देना, फिर मैं उस हिसाब से बता दूंगा। क्योंकि आप लोगों को साइंस पढ़ाएगा कोई और, वो मैम पढ़ाएंगे आप लोगों को साइंस। तो साइंस आप लोगों की जितने दिन भी क्लासेस चलती हैं, आई थिंक 40 45 क्लासेस हो सकती हैं उसकी, तो आप लोग उनको अटेंड कर लेना। तो एक्चुअली उनके पास टाइम नहीं होता है ना, उनके पास 2 क्लासेस का टाइम है, उनके पास 2 ही टाइम है, एक सुबह 6 से 7 का है और इवनिंग में 5 से 6 का है। ठीक है, अगर इसके अलावा होता तो मैं आप लोगों को जरूर करवा देता, बट उनके पास इसके बाद का टाइम नहीं है। क्योंकि हो सकता है 9 बजे के बाद, 9 बजे की क्लास मैं आप लोगों की कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए। आप लोगों की साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी, क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो नियर बाई आने ही वाले हैं। ठीक है, मॉर्निंग में देख लेना, मॉर्निंग में करनी होगी तो मॉर्निंग में करवा देंगे, जैसा ठीक लगेगा उस हिसाब से। ठीक है, मैं उनको बता दूंगा, अगर उनको मॉर्निंग में ठीक लगेगा तो मॉर्निंग में, अगर इवनिंग में होगा तो इवनिंग में। ठीक है, जैसे ठीक लगेगा आप उस हिसाब से कर लेना। ओके, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, और यूट्यूब के ऊपर जो सुबह क्लास होती है 7 बजे, प्लीज़ उसको अटेंड कर लेना। अब मैं एक और क्लास भी ऐड कर दूंगा इसके साथ, वो आप लोगों की HPPSC, अगर आप लोग HS वगैरह की तैयारी कर रहे हो या HPPSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो,
तो उसके लिए भी एक और क्लास हुआ करेगी, उस पर वो भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और बाकी जो HP ट्रिपल SV के स्टूडेंट होंगे, लाइक SI वगैरह के जो स्टूडेंट हैं, आप लोगों को मॉर्निंग 7 बजे की क्लास देखना जरूरी है। और आप लोगों को मैं डेली MCQs PDF नहीं दूंगा करंट अफेयर की, आप प्लीज क्लास देखना। जैसे ही आप लोगों का 31 जैसे ही कंप्लीट होगा मंथ, उसके 5 या 6 दिन के बाद आप लोगों को मैं एक PDF दिया करूंगा, जिसमें आप लोगों के उस मंथ के 300 इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन हुआ करेंगे, आप लोगों ने उनको याद कर लेना है साथ में बैठ के। ठीक है, आप लोगों का करंट अफेयर एक भी इनसे बाहर कभी बाहर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी मैंने आप लोगों से कहा था कि जो HAS की तैयारी कर रही हैं, एलाइड की तैयारी कर रही हैं, या आप लोग HPPSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। आप लोगों को मैं मैगज़ीन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप प्लीज़ उसको देखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसको कैसे पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग उससे मेंस भी लिख सकते हैं, मेंस में आप लोगों का GS जो आता है उसको भी लिख सकते हैं, करंट अफेयर आते हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करेंगे क्लास। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जहांगीर ने अंग्रेजों को या ब्रिटिशर्स को एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी, कहाँ पे दी थी? मसूलीपट्टनम में। और आप लोग प्लीज़ एंशियंट हिस्ट्री जो आप लोगों की है, जो मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं, वो आप लोग प्लीज़ उसी से देख लेना। विजयनगर जो आप लोगों का है उसकी मैं लेक्चर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, फिर आप लोगों की वीक में 3 दिन हुआ करेगी इकोनॉमिक्स की क्लास, 3 दिन हुआ करेगी आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास। ठीक, और संडे को भी हुआ करेगी क्लास, क्योंकि मैं संडे ऑफ नहीं रखता हूँ, तो जब ऑफ रखने का होगा वो मैं बता दिया करूँगा। ठीक है, संडे को देख लिया करेंगे दोनों में से एक क्लास, फिर साथ में हम MCQs भी स्टार्ट कर देंगे 15-20 मिनट निकाल के। वो मैं अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद जैसे ही टाइपिंग वाले का अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में आप लोगों के जो अंग्रेजों को, जो जहांगीर है उसने फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी, बट अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले जो अपनी परमानेंट फैक्ट्री लगाई गई थी वो 1613 में लगाई गई थी। कहाँ पे लगाई गई थी? सूरत में। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, जहांगीर जो आप लोगों का सलीम है, इसके कार्यकाल में, इसके दरबार में जो सबसे पहला अंग्रेज आया था उसका नाम था विलियम हॉकिंस। बट दूसरी बार भी एक और पर्सन आया, दूसरा अंग्रेज भी इसके दरबार में आया था। वो प्रतिनिधित्व बन के आया था किसका? ब्रिटेन के महाराज का। उस पर्सन का नाम था थॉमस रे। इंपॉर्टेंट पर्सन, थॉमस रे, सेकंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में, दरबार में आया था। और ये आप लोगों का प्रतिनिधित्व बन के आया था किसका? ब्रिटेन के राजा थे जिनका नाम था किंग जेम्स फर्स्ट। इनका प्रतिनिधित्व बनकर आया था। ओके, इसके बाद है आप लोगों के, याद रखना, डायरेक्ट हम यहाँ से सीधे जाएंगे 1661। ये वाला डेट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 1661 में जो ब्रिटिशर्स के प्रिंस होंगे, जिनका होगा नाम प्रिंस चार्ल्स, ये शादी करेंगे यहाँ पे पोर्तुगीज, पुर्तगालियों की प्रिंसेस होगी, जिसका नाम होगा कैथरीन ब्रिगेंजा। ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ आप लोगों के जो ब्रिटिश प्रिंस होंगे, जिनका नाम होगा प्रिंस चार्ल्स, इनकी शादी होगी इनसे। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट पर्सन ये नहीं है कि इसकी शादी किसके साथ होती है और क्यों होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस पर्सन के द्वारा 1668 में प्रिंस चार्ल्स जो होंगे, क्योंकि इनको बॉम्बे दहेज में मिलता है, ये क्या करेंगे, बॉम्बे जो इनको दिया होगा दहेज में, उस बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। ठीक है, ओनर रेंट, रेंट के ऊपर। और रेंट कितना लेंगे इनसे? इनसे लेंगे 10 पाउंड पर ईयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पर्सन को, किसके द्वारा बॉम्बे दहेज में दिया गया था? तो ब्रिटिशर्स के प्रिंस चार्ल्स थे, उनको पुर्तगीज के द्वारा अपनी बेटी
कैथरीन वर्गेंजा के साथ शादी करने पे डोरे में या दहेज में बॉम्बे दिया गया था गिफ्ट के रूप में। और इसी बॉम्बे को ठीक 7 साल के बाद प्रिंस चार्ल्स देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट के ऊपर, यहाँ पे काम करने के लिए 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से। ओके। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप लोगों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी टोटल कितनी प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, कितने प्रांत थे इनके। तो याद रखना 3 प्रेसिडेंसी होंगी इनकी। एक प्रेसिडेंसी इनकी जो होगी वो कलकत्ता में होगी, एक प्रेसिडेंसी इनकी मद्रास में होगी, एक प्रेसिडेंसी इनकी बॉम्बे में होगी। ठीक है, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे आप लोगों ने तीनों नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी तक जो अंग्रेज थे वो सिर्फ यहाँ पे एक तरह का व्यापार ही कर रहे थे, बट इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा जब मैंने आप लोगों को बताया था एक मुगल बादशाह जिसका नाम था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर को जब एक छोटी सी बीमारी होती है और उस बीमारी का इलाज करेंगे इनके एक डॉक्टर, और उसी बीमारी के इलाज के उपलक्ष्य में अंग्रेजों को एक गोल्डन ऑर्डिनेंस पास किया जाता है या एक स्वर्ण फरमान इनको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर इनको कहा जाता है कि आप बंगाल के अंदर टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। बस यहीं से इनके अधिकार बढ़ने लगे यहाँ से। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर बात की थी, इसके ऊपर ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कर मुक्त व्यापार करने की जो आप लोगों को परमिशन दी गई थी वो आप लोगों के जो फर्रुखशियर थे मुगल बादशाह, इनके द्वारा दी गई थी अंग्रेजों को कि आप जाइए और टैक्स फ्री ट्रेड करिए। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों के लिए स्वर्णिम फरमान कौन सा था मुगलों के द्वारा, तो यही था टैक्स फ्री ट्रेड करना इन बंगाल। ठीक है, तो बंगाल के नवाबों में इस कारण से युद्ध हुए और मुगलों से स्वतंत्र भी आप लोगों के बंगाल के नवाब हुए थे। और मैंने आप लोगों को इसमें एक बात बताई थी कि सर्वप्रथम जो आप लोगों का स्वतंत्र राज्य की स्थापना बंगाल में की थी वो कौन सा पर्सन था, इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया था एक पर्सन ने जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। ओके, यही एक पहला स्वतंत्र था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया था बंगाल में। ठीक है, तो इतनी सी स्टोरी थी आप लोगों की। अंग्रेजों का आने का कारण क्या था, किस तरह वो पहुंचे, क्या क्या उनको बीच में मिला, किस किस तरह का हुआ, ये सारी बातें हमने पढ़ी। इसके बाद हम बात करेंगे डच के ऊपर, डेनिस के ऊपर। ठीक है, डिटेल में भी पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ें आप लोगों को, अभी बस आप लोगों ने यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा मैप तैयार करना है। तो जो आप लोगों के डच थे तो 1616 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने के बाद ठीक 16 वर्ष के बाद जो आप लोगों की जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना होगी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी और आपसे पूछा जाएगा कि भारत में इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो याद रखना ठीक 10 साल के बाद 1626 में इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी भारत में वो आप लोगों की तरंकावार में हुई थी। ट्रंकावार, TRANCAVAR, जो आप लोगों का केरला में है। तो ऑलमोस्ट केरला ही ऑप्शन में आता है, ट्रंकवार आप लोगों का ऑप्शन में बहुत कम आता है, तो यह ध्यान रखना आप लोगों ने, बट फिर भी आ जाए। ठीक है, इनका जो व्यापार था वो छोटा सा था, काफी सीमित था, एक लिमिट एरिया में ही था। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके बाद इन्होंने एक और फैक्ट्री भी अपनी एस्टेब्लिश की थी ठीक 50 साल के बाद 1676 में। 1676 में इन्होंने कहाँ पे की थी, श्री रामपुर या श्रीरामपुर, बंगाल में। श्रीरामपुर बंगाल में इनके द्वारा अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, डच, सॉरी ये डच नहीं होंगे, डेनिस। डच तो मैंने करवा दिए थे आप लोगों को, ये होंगे डेनिस या डेन्स। ठीक है, डच तो हमने पीछे पढ़ लिए थे, डेन्स होंगे आप लोगों के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इनके जो व्यापार थे भारत में वो दो ही व्यापार करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरे पर्सन थे आप लोगों के डच जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह आप लोगों के जो डेनिस हैं वो भी हैं। ठीक है, डच थे आप लोगों की, उनकी भी दो इंडस्ट्री थी। डच की दो इंडस्ट्री थी, एक तो कॉटन टेक्सटाइल की और दूसरी थी इंडिगो इंडस्ट्रीज की। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग और आप लोगों का नील उद्योग।
तो इनके भी दो ट्रेड थे। इनमें एक ट्रेड इनका क्या था, ट्रेड ऑफ टी, ये चाय का व्यापार करते थे, और दूसरा जो इनका ट्रेड था वो था ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ये व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो लंबे समय तक भारत में, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से यूरोपीय थे जिन्होंने लंबे समय तक भारत में व्यापार किया और ना ही कोई लड़ाई लड़ी, ना ही किसी से बैर रहा, ठीक है, तो आप लोगों के वो डेनिस ही थे, यही आप लोगों के पर्सन थे। ठीक है, बट इनके द्वारा 1845 में क्या करते हैं कि ये पर्सन जो आप लोगों के होंगे, जब इनको पता चलता है, जब ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स हैं जो, इनके आगे हमें एक ना एक दिन घुटने टेकने पड़ेंगे, क्यों इनके साथ लड़ाई लड़नी है, ऐसा करते हैं कि हम अपना बिजनेस होगा या हम अपना जो भी व्यापार होगा वो कर देते हैं ब्रिटिशर्स को सोल्ड। ठीक है, ब्रिटिशर्स को ये क्या करेंगे, अपना व्यापार दे देंगे या बेच देंगे, और वापस कहाँ चले जाएंगे, ऑन बैक या रिटर्न टू डेनमार्क, और ये वापस चले जाएंगे आप लोगों के डेनमार्क में। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों के कौन आए थे, इसके बाद आप लोग के आए थे फ्रांसीसीज। तो फ्रेंच आप लोगों के जो होंगे उनके बारे में भी ध्यान रखना। तो फ्रेंच आप लोगों के होंगे तो याद रखना आप लोगों ने कि सबसे पहले कौन सा फ्रेंच भारत में आया था, तो 1664 में एक पर्सन था जिसका नाम था कॉलवर्ट। कॉलवर्ट वाज द फर्स्ट फ्रेंच हु अराइव इन इंडिया। भारत में सबसे पहले आने वाला फ्रांसीसी व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम था कॉलवर्ट। कॉलवर्ट कौन था, कॉलवर्ट आप लोगों का जो फ्रांस का किंग था जिसका नाम था लुइस 14। याद रखना, पर्सन का नाम पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी याद होना चाहिए। लुइस 14 होगा, इसका मिनिस्टर है ये। ठीक है, लुइस 14 का मिनिस्टर है, तो ये भारत में आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा भी भारत में अपनी फैक्ट्री या अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इनके द्वारा अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाएगी 1664 में। ठीक है, और इनके द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री ठीक 4 साल के बाद एस्टेब्लिश की जाएगी, कहाँ पे, सूरत में। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। इनका पहला जो गवर्नर होगा, सॉरी, इनका एक गवर्नर होगा जिसका नाम होगा 1672 में, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन देखा था मैंने, उसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं है। इनका फ्रेंच गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। इसने अटैक किया था शेर खान के ऊपर। तो बताया था मैंने शेर खान कौन है, शेर खान लोधी के ऊपर। ओके, और इस पर्सन ने इससे ले लिया था एंड ही गॉट पुडुचेरी या पांडुचेरी फ्रॉम हिम। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो फ्रेंच थे इनकी कैपिटल कौन थी भारत में। तो याद रखना, फ्रांस की जो कैपिटल थी वो आप लोगों की पांडुचेरी या पुडुचेरी होगी, ये बस, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का, जो ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो आप लोगों का 1857 की क्रांति होगी, जिसे हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा कि क्या क्रांति थी, किस तरह की क्रांति थी और क्यों ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसको ध्यान में रखना आप लोगों ने। तो जो आप लोगों के 1707 से लेके 1856 तक का जो पीरियड था आप लोगों का, वो इतना सा है। इसके अलावा कुछ होगा मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहूँगा, उसको नोट डाउन करते रहना आप लोगों ने, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा। ठीक है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है आप लोगों का। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ही भारत में एक वंश जो कि टोटल खत्म हो जाएगा, वो होगा आप लोगों का मुगल बादशाह। क्योंकि जो आप लोगों का बहादुर शाह होगा द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसको बंदी बना लिया जाता है और इस पर्सन को भेज दिया जाता है कहाँ पे, रंगून में। ठीक है, वहां पे इसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के बारे में कुछ एक क्वेश्चन, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक चीज ध्यान रखना, HPPSC और HPSSB में कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आप लोगों की 1857 की क्रांति के ऊपर। ठीक है, बस ये क्वेश्चन पूछा गया है HPSSB में कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था,
ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, या उस समय का गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज एक और क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का कि जैसे आप लोगों की इसका चिन्ह क्या था, ठीक है, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो आप लोगों का ये है HPPSC कुछ खास क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों के नेशनल मूवमेंट के ऊपर, तो नेशनल मूवमेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी HPPSC SI वाले स्टूडेंट जो हैं आप लोगों को यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बट आप लोगों को जो मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एक NCERT की पूरी एक कंप्लीट PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें आप लोगों के 6 to 12 MCQs होंगे। 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के MCQs होंगे। कुछ भी मत करना, अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो इनको पढ़ लेना अच्छे से, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोग लेक्चर तो सुन रहे हो, लेक्चर सुनते रहो और अच्छे से करते रहो, आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति भारत के इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट क्रांति थी। तो ये क्या क्रांति थी आप लोगों की, क्या ये एक तरह का कोई सैनिक विद्रोह था, ठीक है जी। आप लोग सब जानते हैं कि ये मिलकर एक तरह का किया गया एक सैनिक विद्रोह था, जिसकी शुरुआत इससे हुई थी। बट आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये किसके खिलाफ हुई थी क्रांति, तो अंग्रेजों के खिलाफ ही क्रांति थी। 1857 के, अगर आप लोग हाई कोर्ट का एग्जाम देते हो हिमाचल प्रदेश में, हाई कोर्ट, वहां पे ये छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से कि भारतीय इतिहास में सबसे पहली क्रांति कौन हुई थी जो फेमस हुई थी सैनिकों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध, वो 1806 में हुई थी, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फेमस हुई थी आप लोगों की वो 1857 वाली हुई थी, तो 1857 की क्रांति होगी, ठीक है। तो HP SSSB का कभी क्लर्क का पेपर निकले, कभी GOIT का पेपर निकले, तो प्लीज उसको भर दिया करो, काफी इजी पेपर आता है। अगर आप लोग डेली में कुछ भी नहीं पढ़ते हो, जस्ट आप लोगों को जनरल अवेयरनेस भी है, तब भी आप लोग उसको इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो सैनिक थे आप लोगों की, इन्होंने व्यापक रूप से आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति लड़ी थी, जिसको नाम दिया गया था 1857 की क्रांति, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए अंग्रेजों के डोमिनेंस की, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैटल ऑफ भारत में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है, डोमिनेंस है, वो कब से बढ़ना स्टार्ट हुआ था। तो याद रखना 1757 की, ठीक है, 1757 की जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, इसके बाद से ही आप लोगों का जो अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व बनना स्टार्ट हुआ था। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस 1857 में जाके ये जो आप लोगों का था वो एक विद्रोह के रूप में सामने निकल के आ गया था, ठीक है। तो इसी कारण कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा कितने साल का शासन किया गया था, 200 साल का, 1757 से 1957 तक का, 1947 तक का जो कार्यकाल है वो यही है। 1757 से ही अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन करना स्टार्ट किया। लोगों का जो आप लोगों के लोग थे जितने भी थे, इनका सबर इन्होंने पूरे 100 साल तक बनाए रखा अपना, ठीक है। 1857 तक ये जो लोग थे, ये अंग्रेजों का अत्याचार देखते रहे, अंग्रेजों का अत्याचार सहते रहे, इन्होंने किसी भी तरह से कोई भी अंग्रेजों के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया। बट इनके सबर का बांध कब टूटा, जब बात आई 1857 की, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी, इसमें क्या हुआ, 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज थे, इन्होंने कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू की। देखो 1757 के बाद जो आप लोगों के अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया, लोगों का आर्थिक रूप से शोषण किया, सामाजिक रूप से भी सॉरी आर्थिक रूप से शोषण किया था, और इसके बाद धार्मिक रूप से भी किया था। धार्मिक रूप से कैसे किया, तो आप लोग जानते हैं, क्रिश्चियनिटी धर्म जो आप लोगों का था, इसको लागू करने के लिए इन्होंने बार बार कहा कि आप इस धर्म को अपनाइए और हम आपको ये बेनिफिट देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बट जब लोगों का सबर का बांध कब टूटा, जब उनके ऊपर सामाजिक रूप से भी अत्याचार होने स्टार्ट हुए। आर्थिक तो सह लिया, धार्मिक सह लिया, सामाजिक के रूप में जब इनके ऊपर अत्याचार होने स्टार्ट हुए, जैसे अगर हम बात करें सती प्रथा के ऊपर इन्होंने बैन लगाने स्टार्ट किए कि आप लोगों की जो सती प्रथा है, ये वाली
प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इन्होंने एक सिंपल सी बात कही थी कि आप लोगों ने हमारा आर्थिक सामाजिक रूप से जितना भी अत्याचार किया है वो तो ठीक है, बट जब आप लोग हमारे धार्मिक मामलों में हमारे अगेंस्ट आओगे तो हम इस चीज़ में क्या करेंगे, आप लोगों के अगेंस्ट आएंगे। सामाजिक रूप से किस तरह करने स्टार्ट कर दिया, इन्होंने क्या कहा कि जिसके घर में बेटा पैदा नहीं होगा वहां पे अधिकार किसका कर लिया जाएगा, वहां पे अधिकार हो जाएगा अंग्रेजों का। तो इस तरह की काफी प्रथाएं इनके द्वारा स्टार्ट होनी चढ़ गई। तो इसके ऊपर एक चीज ध्यान रखनी आप लोगों ने कि 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग संख्या दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। जो ब्रिटेन के राजनेता थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितनी भी संज्ञाएं दी हैं वो कौन कौन से और किस किस के द्वारा दी गई थी। आपने याद रखना है कि एक पर्सन थे जिनका नाम था L.E.R. रीज। L.E.R. रीज के द्वारा ये बात कही गई कि दैट वाज अ बैटल बिटवीन religious blind people and Christian, ठीक है। और रिलीजियस ब्लाइंड पीपल कौन से हैं, वो हम भारतीय हैं, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये संख्या किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी L.E.R. रीज, या वहां पे L.E. रीज भी होता है या L.E.R. रीज भी होता है। एक थे आप लोगों के ब्रिटेन के राजनेता जिनका नाम था बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा कहा गया कि ये एक तरह का नेशनल मूवमेंट था, दैट वाज अ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। और इसके बाद एक और पर्सन थे जिनका नाम था T.R. होम्स। T.R. होम्स के द्वारा कहा गया दैट वाज अ बैटल बिटवीन सिविलाइजेशन एंड अनसिविलाइज्ड पीपल, ठीक है। सभ्यता और बर्बरता के बीच में लड़ी गई लड़ाई ही आप लोगों की 1857 की क्रांति थी। ये T.R. होम्स के द्वारा इसके बाद कही गई है, ठीक है। और एक और पर्सन थे जिनका नाम था जॉन ऑट्रम एंड टेलर, ठीक है। जॉन ऑट्रम और एक नाम था जॉन टेलर। इनके द्वारा कहा गया था, सिंपल सी वर्ड याद रखना, इनके ऊपर कुछ खास क्वेश्चन नहीं माना गया है, बट इन्होंने एक बात कही थी कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ठीक है। ये बात कही जाती है इनके ऊपर कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संख्या इसको किसने दी थी, तो इन दोनों का नाम याद रखना आप लोगों ने, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ठीक है। तो आप लोग इस बात का भी जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा आपस में मिलकर लड़े जाने वाला आखिरी विद्रोह कौन सा था या लड़ाई कौन सी थी, तो ये आप लोगों का यही था 1857 की क्रांति। इस क्रांति के अलावा हिंदू और मुस्लिम कभी उसके बाद आप लोगों को साथ में दिखने को नहीं मिले, क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका था कि अगर हिंदू और मुस्लिम आपस में मिल गए तो हमारा भारत में लंबे समय तक राज करना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने इनके अगेंस्ट ही करना स्टार्ट कर दिया, आपस में इन दोनों को लड़ाना स्टार्ट कर दिया, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट करना स्टार्ट किया। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा युद्ध था या ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसमें आखिरी बार हिंदू और मुसलमान आपस में एकता में दिखे थे, तो ये आप लोगों का 1857 की क्रांति ही होगी, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल की जो नीति आप लोगों की अपनाई गई थी वो इसी के नाम पे अपनाई गई थी, क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं कि मजहब के नाम पे जो हमारा देश है
तो मजहब के नाम पे है हमारा देश में जो लड़ाइयाँ होती हैं, इसी के नाम पे होती हैं। धार्मिक और राजनीतिक रूप से आप लोगों को बांट दिया गया है। धार्मिक रूप से आप लोगों को पता है किस तरह आप लोग बंटे हैं या हम लोग आपस में बंटे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस बारे में पता होगा, ठीक है। बट इसका जो मेन रीजन माना जाता है, कोई कुछ ऐसा नहीं माना जाता कि ये एक तरह का सामाजिक विद्रोह था या एक तरह का धार्मिक विद्रोह था। इसको माना जाता है कि एक तरह का सैनिक विद्रोह था, ठीक है। ये आप लोगों का एक तरह का कंसीडर किया जाएगा एज अ आर्मी रिवोल्ट, ठीक है। बट आप लोगों को एक और चीज ध्यान रखनी, जो मैंने पीछे कहा कि ये पहला विद्रोह नहीं था सैनिक विद्रोह, इससे पहले भी एक विद्रोह हुआ था जो आप लोगों का इसके ठीक 50 साल पहले हुआ था, जो आप लोगों का 1806 में हुआ था। 1806 में भारत में पहला आर्मी रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट आर्मी रिवॉल्ट ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे हुआ था, किसी को पता है? तमिलनाडु के वेलोर नामक स्थान पे, ओके। बट ये जो आप लोगों का विद्रोह था कुछ खास नहीं रहा था। इसमें क्या होगा, जो भारतीय थे, जो ब्रिटिश आर्मी में जो भारत के जितने भी सैनिक हुआ करते थे, उनके सर पे क्या होता था, एक तरह की पगड़ी। वो पहले क्या करते थे, पगड़ी लगाते थे और माथे पर तिलक लगाते थे। बट 1806 में इनके लिए एक फरमान जारी कर दिया कि अब आप लोग ये ना ही पगड़ी लगाएंगे, मतलब जो हैट होगी आप लोग इसको नहीं, पगड़ी और तिलक का के ऊपर प्रबंध लगा दिया। इसके जगह उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करेंगे, चमड़े के हैट लगाएंगे, ठीक है, चमड़े के हैट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जरूरी कर दिया। और जो ये लेदर के जो हैट बने हुए थे वो किसके बने हुए थे, इसमें भी सेम वही चीज, गाय की और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया था। तो इसके बारे में भी जब कुछ भारतीयों के द्वारा इसका विद्रोह किया, इन्होंने कहा कि हम नहीं लगाएंगे, तो तमिलनाडु के बेलोर नामक स्थान पर ही यहाँ पे 1806 में एक विद्रोह कहा गया आप लोगों का, या विद्रोह हुआ था। वो आप लोगों का जो विद्रोह कहलाता है वो फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट होता है। तो याद रखना, पगड़ी और तिलक लगाया करते थे उस समय, बट इनको कहा गया कि आप इसको नहीं लगाएंगे आज से। आज से आप लोग हैट का प्रयोग करेंगे, और ये जो हैट होगा आप लोगों का, इसमें आप लोगों के कौ और पिग, इसका जो आप लोगों का मांस होगा या सॉरी चर्बी होगी, ये उससे बने थे। और इसी चीज को ये क्या कहते हैं कि हम इसको नहीं लगाएंगे, और इसी कारण आप लोगों का फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट हुआ था। वो कब हुआ था? 1806 में। बस यही चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ओके। इसके अलावा आप लोगों को अगर पूछा जाए कि भारत का जब प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो आप लोगों ने याद रखना है उस पर्सन का नाम, सर जॉर्ज वार्लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सन है आप लोग के लिए। 1805 से लेकर ये पर्सन रहेगा 1807 तक, ठीक है, ओके। इतनी सी आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका सिंबल क्या था, तो सिंबल आप लोगों को पता ही है क्या था, लोटस एंड ब्रेड, कमल का फूल और एक रोटी। लोटस एंड ब्रेड, कमल और रोटी आप लोगों की। इसकी रणनीति किसने बनाई थी? हु मेड द स्ट्रेटजी ऑफ 1857 या 1857 रिवोल्ट। तो ये स्ट्रेटजी जो आप लोगों की बनाई गई थी, ये दो पर्सन थे जिनका क्या नाम था, एक पर्सन का नाम था राणोजी बापू, और जो दूसरे पर्सन थे इनका नाम था अजीमुल्ला खान, ठीक है। कहाँ पे बनाई गई थी इसकी स्ट्रेटजी, तो आप लोगों को पता है लंदन में, नाना साहिब की पेंशन से रिलेटेड ये गए थे वहां पे। तो वहां पे इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाई गई थी 1857 की क्रांति, ये इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद पूछा जाएगा कि इस क्रांति को इन्होंने निर्धारित किया था एक समय कि इसको कब हम लोगों ने स्टार्ट करना है। बट ये स्टार्ट हो गई थी आप लोगों की 31 मई 1857, ठीक है। बट ये आप लोगों की जो क्रांति थी ये 31 मई 1857 का तो फिक्स टाइम रखा गया था। बट ये 31 मई 1857 को स्टार्ट नहीं हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी आप लोगों की 10 मई 1857 में ही, ठीक है। 10 मई 1857 को ही इसको रिवोल्ट जो आप लोगों का रीजन इसके स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। इसके कुछ एक रीजन थे
इसमें रीजन क्या क्या थे आप लोगों से, कभी कभार इसके ऊपर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जो थी वो एकदम से समय से पहले निर्धारित समय से पहले शुरू होने के उसके क्या कारण थे। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि इस क्रांति में उच्च वर्ग के लोग ही शामिल थे, एक ये रीजन इसका होगा। ठीक है, निम्न वर्ग के जो आप लोगों के लोग थे इनको पता भी नहीं था, ना ही इनको शामिल किया गया। जो आप लोगों का नॉर्थ इंडिया था, सिर्फ यहीं पे इस रिवोल्ट के बारे में पता था। जो आप लोगों का साउथ इंडिया था, इनको तो ये भी नहीं पता था कि इस तरह की कोई क्रांति भी होने वाली है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। थर्ड रीजन क्या आ गया, मैंने आप लोगों को बता दिया, नॉर्थ इंडिया का शामिल होना और साउथ इंडिया वालों को पता नहीं होना, उच्च वर्ग का शामिल होना, निम्न वर्ग का शामिल ना होना। ठीक है, या उनको शामिल नहीं किया जाना। तीसरा इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, जो हमारे देशी रियासतों के राजा थे वो किसका फेवर करते थे, वो आप लोगों के अंग्रेजों का फेवर करते थे। तो ये कुछ एक रीजन थे आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एचपी ट्रिपल एसपी में पूछा गया था हाल ही में एक क्वेश्चन, कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, 1857 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम याद रखना, पामस्ट्रन, पामस्ट्रन उनका नाम होगा। ठीक है, उस समय ये हुआ करते थे वहां पे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुआ करता आप लोगों का उस समय, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आप लोगों का 1857 की क्रांति के समय हुआ करता था आप लोगों का लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर 1862 तक ये पर्सन रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप लोग ये भी जानते हैं, ही इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय एंड लास्ट गवर्नर जनरल, काफी रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का आता है। ब्रिटिश क्राउन किसके पास था आप लोगों का उस समय 1857 की क्रांति के समय, तो ब्रिटिश क्राउन आप लोगों का होगा क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, नई आईडी में आ जाइए प्लीज।